आज से अराउंड 250 साल पहले सदर्न इटली में एक आदमी रहता था जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इनक्रेडिबल थी। वो बहुत ज्यादा एथलेटिक था, जिसकी वजह से ही वो उस टाइम का मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर था। वो मिलो ऑफ क्रोटोन नाम से फेमस था ना। ये जो मिलो था ना, वो ग्रीक के एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में 6 बार रेसलिंग चैंपियन रह चुका था। 540 बीसी में वो बॉयज रेसलिंग कैटेगरी में वो जीता था और फिर नेक्स्ट 5 साल तक 5 ओलंपिक गेम्स में उसने मेंस कैटेगरी में जीत हासिल करी थी। इसके साथ साथ वो और भी कई सारे गेम्स में विनर था, जैसे कि पाइथियन गेम्स जिसमें वो 7 बार जीता था, इस्थमियन गेम्स जिसमें वो 10 बार जीता था, निमीनियन गेम्स जिसमें वो 9 बार जीता था। ऐसे ही उसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे और कई सारी चीजें अचीव करी थी। बट क्वेश्चन यही है कि उसके इस इनक्रेडिबल मसल पावर का सीक्रेट क्या था। कोई भी इंसान कैसे कंसेक्यूटिवली इतनी सारी चीजें कर सकता था, इतने सारे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता था अलग अलग गेम्स में दूसरों को पीछे छोड़ के। उसका सीक्रेट बताता हूं। देखो, एक बार क्या हुआ था कि एक दिन मिलो के घर के पास एक न्यूबॉर्न काफ पैदा हुआ था, बछड़ा पैदा हुआ था। तो मिलो रेसलर ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने कंधे पे उठा के यहां से वहां लेके जाएगा, उसके घर तक लेके जाएगा। तो उसने फिर वो दिन वही किया। उसने उसे अपने कंधे पे उठाया और उसे उठा के अपने घर तक लेके गया। तो जब दूसरा दिन आया, उसने वही सेम चीज को रिपीट करा। और ऐसे ही वो हर दिन क्या करता था कि बछड़े को अपने कंधे पे लेता था, उठाता था और उसे अपने घर तक लेके जाता था। और यही एक सिंपल चीज मिलो ने हर दिन करी ना। देखो, बात ये थी ना कि जब उसने स्टार्ट किया था तो वो बच्चा एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जैसे हर बच्चे ग्रो होते हैं वैसे ये बछड़ा भी ग्रो हो रहा था। लेकिन मिलो को पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि फर्क इतना धीरे धीरे इतना छोटा छोटा दिख रहा था। क्योंकि वो हर दिन उस चीज को कर रहा था, इसलिए उसे फर्क मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन 4 साल बाद वो बछड़ा एक बड़ा सा बुल बन गया था जो बहुत वजनदार था। बट स्टिल मिलो उसे उठा पा रहा था, क्योंकि वो हर दिन उस चीज को कर रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे काफ बड़ा हो रहा था, उसका वेट बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही मिलो की जो मसल पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो भी हर दिन इंक्रीज हो रही थी। और इसी वजह से मिलो इतना ताकतवर बन गया कि उसके टक्कर का फिर कोई नहीं बचा। अब देखो ना, ज्यादातर लोग सोचते ना कि यार मैथ्स हमें इतना पढ़ाया गया है स्कूल में, वो तो कुछ काम ही नहीं आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का यूज करके कुछ बताता हूँ, काम में लेके आके दिखाता हूँ मैथ्स। मैं मैथ्स की हेल्प से आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर आपके पास स्टार्टिंग में $100 है, ठीक है, और अगर आप इस अमाउंट को हर दिन बस 1% इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता है साल के एंड तक आपके पास कितने रुपए होंगे? $200, $300। आपके पास होंगे टोटल $3,778। जो कैसे होंगे? उसका एक मैथ्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, $100 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 1 + 1% रेज टू 365। यही फॉर्मूला की वजह से आपको मिलेगा इतना ज्यादा पैसा, जहां पे आप क्या कर रहे हो, बस 1% इंक्रीज कर रहे हो उस अमाउंट को, जिसकी वजह से आपको साल के एंड में कितना ज्यादा मिलेगा? 37.78 टाइम्स ज्यादा पैसे। सो सिमिलरली अगर आप हर दिन अपने आप को बस 1% इंप्रूव करना शुरू कर दोगे, साल के एंड तक आपकी ग्रोथ 37 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाएगी। इसी लॉजिक की हेल्प से अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में इतना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, वो भी बस हर दिन 1% इंप्रूव होकर उस चीज में। नाउ इस अमेजिंग चीज को आप एक्चुअल में कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो? अभी मैं उसके लिए ही आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, 2 अमेजिंग बुक की हेल्प लेके, जिसमें से एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स और दूसरी है पीक, सीक्रेट फ्रॉम द न्यू साइंस ऑफ एक्सपर्टीज। ये दोनों बुक के हेल्प से ही मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन 5 पॉइंट्स में से थर्ड जो है ना, वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, तो वहां तक तो एटलीस्ट जरूर चेकआउट करना वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टार्ट लाइट ना। तो जो मिलो था ना, वो 4 साल के बड़े से बुल को कैरी कर पा रहा था, लेकिन ये चीज उसने एक दिन में अचानक नहीं करी थी कि चलो मैं बड़े से बुल को उठाना स्टार्ट करूंगा, नहीं। बल्कि उसने पहले छोटे से बछड़े को उठाना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत रेसलर था, इसलिए उसके लिए काफ को उठाना इतनी बड़ी बात नहीं थी। और यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको और मुझे अप्लाई करनी चाहिए। देखो क्या होता है पता है, हम अपने आप को कई बार अपनी कैपेसिटी से जज करते हैं कि हम कितने वेट उठा सकते हैं, हम कितनी देर तक बुक पढ़ सकते हैं, हम कितनी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अपनी कैपेसिटी से अपने आप को जज करते हैं, जबकि हमें जज करना चाहिए हमें हमारी कंसिस्टेंसी से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि मैं अपनी जिंदगी में जब पहली बार जिम पे गया था ना, तब मैं देख रहा था कि लोग है ना 10-10 किलो के वेट से डंबल्स मार रहे थे, कुछ लोग 30-40 केजी से शोल्डर्स मार रहे थे। नो, मैंने वो चीज को देखी और मेरे पास क्योंकि कोई ट्रेनर नहीं था, सिर्फ मेरे दोस्त लोग मेरे साथ ही थे, तो मेरे दोस्त लोग ने बोला तू भी मार। मैंने क्या किया कि जो सिमिलर वेट से जो दूसरे मार रहे थे ना, मैंने वही वेट से मारना स्टार्ट किया। और क्योंकि मेरे अंदर जोश था, ताकत थी, थोड़े बहुत डिप्स मैंने घर पे भी मारे थे, तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो नॉर्मल वेट्स थे जो दूसरे मार रहे थे, वो वेट से मैं भी थोड़ा बहुत मार लिया था, 15-20 ऐसे मैंने मार लिए। और मैं अपने आप को बड़ा तुर्रम समझ रहा था कि यार ये लोग जो कर रहे हो तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ ना। वो दिन ना मैंने जोश जोश में आके कई सारे हैवी वेट्स मारे। स्टार्टिंग के हिसाब से तो मैंने काफी हैवी वेट्स मारे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, हाँ, मेरा ईगो तो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया कि अरे यार मेरे अंदर भी इतनी कैपेसिटी है, ये जिम वाले क्या इतना रोज रोज आके करते हैं, इतना तो मैं एक दिन पहले दिन आके ही उठा सकता हूँ। बट फिर हुआ क्या
दूसरे दिन क्या हुआ कि मैंने क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली थी, मेरे मसल बहुत ज्यादा पेन कर रहे थे और मैंने जिम जाना बंद कर दिया। जब कुछ साल बाद जब मैंने ट्रेनर लिया, और आप भी देखना जब भी आप जिम जाते हो और ट्रेनर लेते हो तो आपको जो ट्रेनर होता है ना, वो पहले आपको लाइट वेट से ही स्टार्ट करने के लिए बोलता है और धीरे धीरे आपके वेट को इंक्रीज करता जाता है दिन बाय दिन। क्यों? क्योंकि ट्रेनर एक सिंपल सी चीज को समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बस एक दिन आके बहुत सारे वेट्स मारो, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन रेगुलरली आते रहो और रेगुलरली जिम करते रहो। ज्यादातर लोग मेरी तरह यही गलती करते हैं कि वो लोग स्टार्टिंग में ही जाके हैवी हैवी वेट मारने लग जाते हैं, जिससे उनका ईगो तो बूस्ट होता है, बट उसके बाद कई बार वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, मेरी तरह ही, जो उन्हें रिजल्ट्स भी नहीं दिखाता है। जबकि आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कंसिस्टेंसी पे, जैसा मिलो ने किया। एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आने वाले साल में मैं हफ्ते में एक बुक पढ़ूंगा, तो हाँ ऑब्वियसली आप ये चीज कर सकते हो, नो डाउट। बट ईगो को साइड में रख के आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप क्या करो कि हर दिन बस एक पेज पढ़ने की कोशिश करो, एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करो और कंसिस्टेंट रहने पर फोकस करो, ना कि क्वांटिटी पे। और ये एक सिंपल सी चीज आपको बहुत ज्यादा आगे जाने में हेल्प करेगी। सेकंड, पर्पसफुल प्रैक्टिस। ऑथर एंडर्स एरिक्सन ने अपने 30 साल के करियर में कई एक्सपर्ट्स परफॉर्मेंस को स्टडी करा, जिसमें वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान अपने माइंड की लिमिट्स को कितना पुश कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो इसको फिगर आउट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या किया, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के एक स्टीव फेलून नाम के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को रिक्रूट करा, हायर किया, जहां वो स्टीव को वीक में कई बार 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस में बुलाते थे और वहां स्टीव को वो रैंडम नंबर्स बोलते थे, सुनने बोलते थे और उसे याद करने बोलते थे। उसे याद कराने के बाद बोलते थे, अच्छा तुम बताओ वापस से वो नंबर्स मुझे बोल के वापस से सुनाओ। अब क्या होता था कि वो हर सेशन में ऐसे स्टीव को कुछ सेट ऑफ नंबर्स देते थे। अगर वो सभी सेट ऑफ नंबर्स को सही से बता देता था तो वो क्या करते थे कि एक और डिजिट को ऐड कर देते थे। अगर वहीं वो कभी गलत बोल देता था तो वो 2 डिजिट को कम कर देते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टीव 6 डिजिट सही से बोल देता था तो नेक्स्ट टाइम वो उसे 7 डिजिट याद करने के लिए बोलते थे, और अगर वो गलत बोल देता था तो 6 के बजाय वो 5 डिजिट कर देते थे। अब ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, 4 सेशंस के बाद स्टीव एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहां वो 7 डिजिट के आगे नहीं याद कर पा रहा था। और कई रिसर्च ये भी शो करती है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है ना, वो 7 यूनिट होती है, 7 यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टीव की जो रिसर्च चल रही थी वो भी यही शो कर रही थी कि हमारी जो लिमिट है वो 7 डिजिट की है। बट स्टीव ने क्या किया कि वो कॉन्स्टेंटली इसे पुश करने की कोशिश करे जा रहे थे। अब क्या हुआ इसकी वजह से कि वो हर हफ्ते आता था बट उससे 7 से ज्यादा नंबर नहीं याद हो पाते थे। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, गुस्सा होता था। पर क्योंकि एक्सपेरिमेंट में स्टीव के पास क्विट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उसे हर हफ्ते आना ही पड़ता था और कोशिश करते ही रहनी पड़ती थी। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि एक दिन आया जब वो 7 के बजाय उसने 8 डिजिट्स याद कर लिए, और फिर 9 डिजिट्स, और फिर 10 डिजिट, और फिर 11 डिजिट। वो भी एक ही सेशन में उसने इतना प्रोग्रेस अचीव कर लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, फिर अगेन वही फ्रस्ट्रेशन आया, अगेन उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। जिसके बाद ऑथर ने एक सिंपल सा साइकिल नोटिस किया। साइकिल ऐसा था कि स्टार्टिंग में आता है रैपिड प्रोग्रेस, उसके बाद हिटिंग अ परसीव्ड लिमिट, उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग्ड फ्रस्ट्रेशन जहां कुछ नहीं मिलता है, फिर आता है सडन ब्रेक थ्रू, और उसके बाद आता है वापस से रैपिड प्रोग्रेस। और ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है, और ये साइकिल बहुत लंबे टाइम तक चला। आपको पता है 200 सेशन के बाद स्टीव 82 डिजिट्स तक रिकॉल करने लग गया था। यानी अब तक साइंस को जो लग रहा था उससे 75 ज्यादा, जो सच में माइंड ब्लोइंग था। और ऑथर ने इसी प्रोग्रेस को नाम दिया पर्पसफुल प्रैक्टिस का, जिसकी वजह से वो ये अचीव कर पाया। और ये जो पर्पसफुल प्रैक्टिस होती है ना, उसके 4 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है स्पेसिफिक गोल। स्टीव के लिए देखो उसका जो गोल था ना वो बहुत स्पेसिफिक था कि लाइक उनको 8 डिजिट याद करना है, फिर 10 डिजिट, फिर 11 डिजिट, 12 डिजिट, ऐसा समझ लो। फिर सेकंड कंपोनेंट था इंटेंस फोकस। स्टीव को हमेशा 1 घंटे तक फोकस करके रखना ही पड़ता था, बैठे ही रहना पड़ता था बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और उसे याद करना पड़ता था डिजिट्स को। थर्ड था इमीडिएट फीडबैक, और ये करने के बाद जल्दी से उसे फीडबैक भी मिल जाता था, जो फास्ट और इजी टू अंडरस्टैंड था। हर अटेम्प्ट के बाद उसे सही से फीडबैक मिल रहा था कि वो याद कर पा रहा है कि नहीं याद कर पा रहा है। और फोर्थ था फ्रीक्वेंट डिस्कम्फर्ट। इसके साथ एक पॉइंट बाद वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा था, उसे पुश कर रहा था, वो अपनी लिमिट पर फोकस कर रहा था, वो अपनी एबिलिटी की लिमिट पर परफॉर्म कर रहा था। और अगर वो वहां गलत हो जाता तो 2 स्टेप पीछे जाता, जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था और डिस्कंफर्टेबल था। ऐसी अगर आप ये चारों कंपोनेंट का यूज करोगे तो आप पर्पसफुल प्रैक्टिस कर सकते हो। अब पर्पसफुल प्रैक्टिस होती है ना, वो एक चीज को क्रिएट करती है, जो मैं आपको चौथे पॉइंट में बताऊंगा। बट अभी आते हैं थर्ड लेसन पे, द पावर ऑफ एक्यूमुलेटिव एडवांटेज, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। देखो आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ना, वो अर्थ का मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है। साइंटिस्ट ने अब तक देखा है कि अमेज़न में अप्रोक्सीमेटली 16,000 डिफरेंट टाइप की ट्री स्पीशीज है। बट रिसर्चर्स ने यह भी डिस्कवर करा है कि अप्रोक्सीमेटली 227 हाइपर डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है, इस रेन फॉरेस्ट के आधे ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सिर्फ 1.4% ऑफ ट्री स्पीशीज पूरे अमेज़न के 50% ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये होता कैसे है, क्यों हुआ ऐसा ना? देखो इमेजिन करो 2 प्लांट्स है जो आजू बाजू ग्रो हो रहे हैं। नाउ क्या होता है कि हर दिन ये दोनों सनलाइट सूरज के लिए और सॉइल के लिए कंपीट करते हैं।
बट अब इन दोनों में से देखो, इमेजिन करो कि जो एक प्लांट है ना वो हल्का ज्यादा ग्रो हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो ज्यादा टॉल हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे कि वो दूसरे प्लांट से ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब कर पाएगा और वो ज्यादा एरिया कवर करने लग जाएगा, उससे ज्यादा रेन वाटर मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेक्स्ट डे वो दूसरे ट्री से और ज्यादा ग्रो हो जाएगा और फिर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो प्लांट होगा वो बाकी सभी प्लांट्स को पीछे छोड़ते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा फिर उसके जो प्लांट के सीड्स होंगे वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे और वो एक्सपांड करने लग जाएगा। और ये जो मैंने आपको पूरी बताया, यही रीजन है कि ये जो 1.4% ट्रीज है वो पूरे अमेज़न के फॉरेस्ट को डोमिनेट करते हैं, और इसी को साइंटिस्ट एक्यूमुलेटिव एडवांटेज बोलते हैं, जो एक स्मॉल एडवांटेज से शुरू होता है पर लॉन्ग टर्म में वो बहुत पावरफुल बन जाता है। जैसे कि एक प्लांट को शुरू में हल्का सा एडवांटेज मिला, लेकिन उसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया बाद में। ऐसी लाइफ की ये हर एस्पेक्ट में काम करती है। जैसे कि एक फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, अपने डायरेक्शन से सिर्फ 3 डिग्री भी चेंज कर लेगी तो उसका जो डेस्टिनेशन है ना वो कंप्लीटली कहीं और ही पहुंच जाएगा, वो कहीं और पे ही वो प्लेन लैंड करेगी लॉन्ग टाइम में। सिमिलरली जब भी आप अपनी लाइफ को 1% चेंज करते हो तो उसका इफेक्ट शायद आपको आज नहीं दिखेगा, कल भी नहीं दिखेगा, शायद एक हफ्ते में भी नहीं दिखे, शायद एक महीने में भी नहीं दिखे, बट कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो उस प्लेन की तरह ही आपका जो डेस्टिनेशन होगा ना वो बहुत अलग जगह पे पहुंच गया होगा। अगर आप सही जगह पे मूव कर रहे हो, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 1%, वो आपको आपके ड्रीम लैंड पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप वो गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे तो आपको वर्स्ट से वर्स्ट जगह पे लेके जा सकता है। इसलिए मैंने बोला था, ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया था, ये चीज आपको जरूर समझनी चाहिए। अब 4th पॉइंट पे आते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। जो ऑथर बताते हैं कि वो जो पर्पसफुल प्रैक्टिस होती है ना जो स्टीव ने करी थी, वो हमारे माइंड को फोर्स करता है एक क्रिएटिव मेंटल एडॉप्टेशन के लिए, जहां ब्रेन खुद सीखने के लिए नए और क्रिएटिव मेंटल मॉडल्स बिल्ड करना शुरू कर देता है। जैसे कि स्टीव क्या करने लग गया था कि वो नंबर्स को ट्रीज के ब्रांचेस की तरह देखने लग गया था, जो उसे हेल्प कर रहा था नंबर्स को याद करने में। ऐसी मेंटल रिप्रेजेंटेशंस हमारा ब्रेन क्या करता है कि न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपनी क्रिएटिव एबिलिटी का यूज करने लग जाता है एक टाइम बाद, जहां वो वर्ड्स और पिक्चर के फॉर्म में उसे स्टोर करने लग जाता है और अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ अपनी लिमिट को पुश करने लग जाता है। और इंटरेस्टिंगली ऑथर बोलते हैं कि इस हाईली क्रिएटिव स्टेज को अचीव करने के लिए आपको प्रोलॉन्ग्ड फ्रस्ट्रेशन के स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा, जो आपकी ब्रेन की लिमिट को पुश करने में आपकी हेल्प करेगा। और डेली 1% इंप्रूव करने से आप यही कर सकते हो, क्योंकि डेली 1% इंप्रूव करना बहुत ईजी टास्क नहीं है, बट कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आपका ब्रेन भी क्या होगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म करने लग जाएगा आपकी फील्ड में, आपके लिए, जैसा आप चाहते हो। ऑथर कहते हैं कि सभी एक्सपर्ट परफॉर्मर्स का सीक्रेट यही है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब अलग बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर को देखते हो तो वो पूरी चेस की गेम को आंख बंद करके भी खेल सकता है। इनफैक्ट 1927 से लेके 1935 तक वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले चेस प्लेयर अलेक्जेंडर एलिखिन 32 गेम्स को आंख बंद करके साइमल्टेनियसली खेल सकते थे। ये करने के लिए उन्हें पूरे चेस के बोर्ड को अपनी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता था, अपने माइंड में ही पीसेस को मूव करना पड़ता था, सेम टाइम पर गेम जीतने की सभी स्ट्रेटेजीज भी बनाते हुए। रॉक क्लाइंबर्स भी जो होते हैं ना, वो क्लाइंबिंग करने से पहले अपने माइंड में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जहां वो पूरे क्लाइंब को एक वे में तैयार कर लेते हैं और अपने हर मूव को पहले से ही प्लान कर लेते हैं। गोल्फर्स और क्रिकेटर्स भी बॉल को हिट करने से पहले ही उस बॉल के पूरे पाथ को मेंटल रिप्रेजेंटेशन से बिल्ड कर लेते हैं, और यही सीक्रेट होता है कई बार बड़े बड़े सचिन, MS धोनी जैसे प्लेयर्स का। लास्ट पॉइंट, डोंट मिस वर्कआउट्स, इंक्रीज स्मॉल। देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मिलो का एग्जांपल दिया था, उसकी स्ट्रैटेजी कभी नहीं काम करती अगर वो ये डिसाइड करता कि वो सिर्फ अपने बर्थडे के दिन पे ही बछड़े को उठाएगा। पर हम में से ज्यादातर लोग दिखना ऐसे ही होते हैं कि हम अपने आप को इंप्रूव करने की जो जर्नी होती है ना, वो सिर्फ साल में 1 बार या 2 बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी नया साल आने वाला है तो मैक्सिमम लोग ट्राई करेंगे कुछ अपने आप को इंप्रूव करने की चीजें स्टार्ट करने का, और फिर डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जो 4 साल का बुल है उसको कैरी करने की कोशिश करेंगे। बट जब वो उनको बहुत ज्यादा पेनफुल लगेगा, भारी लगेगा, तो वो बहुत जल्दी क्विट भी कर देंगे। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्रेटन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% लोग ही अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कई बार लार्जर देन लाइफ गोल सेट कर लेते हैं, जो दिखने में हाँ लगता है कि प्रैक्टिकली हो सकता है, पर उनमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने किसी भी गोल के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है ना, वो इतना छोटा लो कि आप उसे मना ही ना कर पाओ, और हर दिन उस स्टेप को लेना आपके लिए बहुत आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको लगता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपको फ्यूचर में एक स्किल डेवलप करनी है, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जितना हो सकता है उस स्किल को सीखने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको कम से कम पेनफुल बनाओ और ज्यादा से ज्यादा इंजॉयबल बनाओ। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा और कम पेनफुल होगा, उतना आपका ब्रेन उसे रिपीट करने के लिए आपको रेडी रखेगा। और ये करने का सबसे इजी स्ट्रेटेजी क्या है कि थोड़ा थोड़ा सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक न्यू लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है मे बी, तो डायरेक्टली बड़ी बड़ी चीजें सीखना मत स्टार्ट करो, बल्कि कि हर दिन बस आप एक नया वर्ड सीख जाओ, एक नई लाइन सीख जाओ। स्टार्टिंग में आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इंग्लिश नहीं आएगी, शायद 1 हफ्ते तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे, 1 महीने तक नहीं दिखेंगे,
लेकिन कुछ साल में आपको काफी सारी इंग्लिश आ जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी इतनी आ जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करो अगर आपको ये बातें काम की लगी हो। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा वो लेसन है जो यंग लोगों को फॉलो करना चाहिए जो मैंने शेयर नहीं किया। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो प्लीज दबा दीजिए। मैं ऐसी अमेजिंग बातें और बुक्स की समरीज आपके लिए हर हफ्ते लेके आता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।